हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो सभी प्यारे बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट आ रहा है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। हम लोगों ने दर्पण से उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब निर्माण पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करने का काम करेंगे। हम लोगों ने कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है उसका भी अध्ययन कर लिया था। तो हेडिंग लगाएं दर्पण सूत्र। जिसको अपन मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला। हेडिंग लगाएं दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला। चलिए देखें। ओके बच्चों, दर्पण सूत्र एक्चुअल में किस काम आता है ना? दर्पण सूत्र मोटे मोटे तौर पे तीन चीजों को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। एक बार चेक देखते हैं अपन, वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। दर्पण सूत्र बिंब से दर्पण की दूरी, या बिंब की दर्पण से दूरी, ऐसे लिखना चाहिए। बिंब की दर्पण से दूरी, तो बिंब की दर्पण से दूरी u इसके लिए है ना, इसको प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f, इन तीनों में संबंध स्थापित करने के काम आता है। दर्पण की फोकस दूरी f, इन तीनों में संबंध स्थापित करने के काम आता है। ठीक है, इन तीनों में संबंध स्थापित करने के काम आता है। ओके, चलो करें। अपन अवतल दर्पण को लेकर के डेरिवेशन करेंगे, फिर वो सभी दर्पण के लिए वैलिड रहेगा। ये पॉइंट P हो गया, इसका एक केंद्र होगा। वो पॉइंट C होगा। C और P के बीच में आपका F होगा, जस्ट लाइक दिस, है ना। और अपन इसको पॉलिश भी करेंगे। तो ये आपके दर्पण को अपन ने पॉलिश कर दिया। प्रतिबिंब निर्माण का जो केस हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रतिबिंब निर्माण का जो केस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एरर आ रहा है बेटा क्लास में, पता नहीं क्यों, यूट्यूब का बग है ये। एक बार बैक जाके वापस से ज्वाइन कर लो, ये पता नहीं यूट्यूब में किस प्रकार का अजीब से बग आ रहा है ना।
हमारी तरफ से कोई बग नहीं है, ये यूट्यूब का बग है। अपने आप ही वो पता नहीं कैसे स्ट्रीम एंड हो जाती है फिर वापस चालू होती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूब सर्वर। ओके, चलो इधर आओ अब। तो हमने सी से परे हमारे बिंब को रख दिया। तो हमने हमारे बिंब को रख दिया यहां पर सी से परे। इस प्रकार से ये हमने ए बी को रख दिया। अब प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए आपको पता है हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है मोटे मोटे तौर पे। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता है। तो एक किरण हमने समांतर भेजी और ये समांतर किरण गुजर गई फोकस से। राइट। दूसरी किरण अपन ने सी से होती हुई भेज दी। तो गई, टकरा करके वापस आ गई और यहां बन गया इसका प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश। क्लियर है सबको? मस्त, एकदम शानदार। अब यहां पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। ध्यान से देखना हम कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं। हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। छोटा लग सकता है देखने में, इसलिए अपन इस पूरे को एक बार थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे। हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं। हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ए डैश बी डैश एफ, है ना, ए डैश बी डैश एफ। तथा दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को एम बोल देते हैं। एम एन। आपका त्रिभुज है एम पी एफ। दूसरा त्रिभुज है आपका एम एम पी एफ बोलो या एम एन एफ बोलो, ठीक रहेगा ना, एम एन एफ। अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा त्रिभुज अपन ले रहे हैं एम एन एफ। कौन सा त्रिभुज है ये वाला है एम एन एफ। एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये छोटा वाला, ये दो त्रिभुज अपन ने कंसिडर किए हैं। आराम से देखो, आराम से देखो। सबसे पहले आप ये देखें कि अपन ने किस प्रकार से, सबसे पहले अपन ये देखें कि हमने किस प्रकार से रे डायग्राम बनाया। सी से परे वाला केस हमने लिया और सी से परे वाला केस लेकर के हमने रे डायग्राम बनाया। एक काम करते हैं हम इसको और थोड़ा सा चेंज करके दूसरा रे डायग्राम बना देते हैं और सी के थोड़ा सा पास रख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी और सुंदर रहेंगी, क्लियर रहेंगी। रुको, है ना, मैं करता हूं। वापस करते हैं एक बार, ठीक है, चलो। ये अपन ने अवतल दर्पण कंसीडर किया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया एफ। अपन ने अपने बिंब को रख दिया, अपन ने अपने बिंब को रखा यहां पर सी से परे। ऐसे ये अपने बिंब को रखा अपन ने, ठीक है, ओके। अब दो किरणें भेजेंगे अपन। एक किरण जाएगी समांतर, एक किरण जाएगी समांतर।
जी चलो, तो देखें ये मैंने वापस से बना दिया, एक बार रीड्रॉ कर दिया ताकि आपको सुंदर लगे। ये पॉइंट अपन इसको अपन M कंसिडर कर लेते हैं और ये आ गया यहाँ पे आपका N, राइट। अब ठीक है, ओके, अब सुंदर लग रहा है। चलो, अब आपके नेट भी ठीक हो गया होगा। चलो बेटा, तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से देखना। ए डैश बी डैश एफ, अब मैं फोकस करवा रहा हूँ ट्राइंगल को, ध्यान से देखना। ए डैश बी डैश एफ, एक इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। ए डैश बी डैश एफ, 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 और दूसरा एम एन एफ, ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ। ये दोनों ट्राइंगल समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। सही है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से देखें, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ओके, हमने सी से परे रखा है तो ये प्रतिबिंब बना है, तो आपका ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज तथा त्रिभुज से दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से देख लें, अब तो समझ में आ गया। समरूप त्रिभुज के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हम इनके हाइट्स के रेशियो को बराबर कर सकते हैं। क्लास 10th की बात है ये। हम इनके हाइट के रेशियो को बराबर कर सकते हैं। मतलब इसकी हाइट ए डैश बी डैश, इसकी हाइट एम एन, तो ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन बराबर होगा बी डैश एफ अपॉन एन एफ के, बराबर होगा बी डैश एफ अपॉन एन एफ के, बराबर होगा बी डैश एफ अपॉन एन एफ के। सही है, चलो करें, देखो। ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, मतलब दोनों की हाइट बराबर होगी दोनों के आधार के रेशियो के। आधार का रेशियो क्या है? आधार का रेशियो हुआ बी डैश एफ अपॉन एन एफ, बी डैश एफ अपॉन एन एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन एन एफ, ये हो गया। सही है, बी डैश एफ अपॉन एन एफ। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो, अब एक बात को समझने की कोशिश करना। एन और पी लगभग बराबर ही हैं, पास पास ही हैं बिल्कुल। तो एन और पी जो है वो लगभग बराबर है, एक बात तो ये। दूसरा, मतलब देखो ना बेटा, आप खुद देखो, आराम समझो। ये जो एन पॉइंट है वो यहां पर है और जो पी पॉइंट है वो यहां पर है, तो एन और पी पॉइंट बिल्कुल पास पास ही हुआ। हाँ, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो एम एन है ये ए बी के बराबर हुआ ना। एम एन जो है वो किसके बराबर हुआ? ए बी के बराबर हुआ। तो दूसरी चीज अपन ये बोल सकते हैं कि अपना एम एन जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। अपना एम एन जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो अपन लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश एफ अपॉन एन की जगह अपन लिख सकते हैं पी, पी एफ। क्या किया अपन ने? एम एन की जगह ए बी लिख दिया, एम एन की जगह ए बी लिख दिया और इस प्रकार से लिख दिया इसको। ये ए डैश बी डैश का एक मान निकल करके आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। यस और नो बेटा, यस और नो। बड़ा सिंपल है, सिस्टमेटिक तरीके से देखो। थोड़ी बहुत कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को काम में लिया है और कुछ नहीं किया है, इसके अलावा सच में कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब दो त्रिभुज अपन और लेते हैं। दो त्रिभुज अपन अब और कंसीडर करते हैं। कौन से दो त्रिभुज की बात चल रही है मैं आपको बताता हूं। अब दो त्रिभुज और कंसीडर करते हैं, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी बी तथा ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। ध्यान से देखना, ढूंढो जाकर के इसको। ए पी बी, देखो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात चल रही है? ए पी बी। अब यहां पे ए पी बी हमें बनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है तो जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था? अगर आप अनंत प्रकाश किरणें भी भेज दोगे तो भी मिलेंगी तो वहीं पर जाकर के। अनंत प्रकाश किरणें भेज दोगे तो भी मिलेंगी तो वहीं पर जाकर के। अनंत प्रकाश किरणें भेज दोगे तो भी मिलेगी तो वहीं पर जाकर के। अब देखो, तो आपने अब आपको ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। मैं कलर लेता हूं येलो। ए पी
बी, एक ट्राइंगल ये हो गया ए पी बी, दूसरा ए डैश पी डैश बी, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। ये दोनों ट्राइंगल भी समरूप त्रिभुज हैं जो आपके सामने अभी चमक रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल भी समरूप हैं। बेटा टेक्नोलॉजी का संपूर्ण प्रयोग करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से देखो। कितनी भी किरणें जाएं, ए से आप कितनी भी किरणें निकालो, समांतर किरण जाएगी, फोकस से गुजरेगी, आप पी से निकालो, जितने एंगल पे आई उतने पे वापस जाएगी, आप सी से भेजो वापस चली जाएगी। आप कितनी भी किरणें भेजो मिलेंगी एक ही जगह पर। ट्राइंगल हम वो लेते हैं जिनसे हमारा डेरिवेशन हो सके, क्योंकि अभी आप डेरिवेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो। तो अब जो आपने ट्राइंगल कंसिडर किया है वो कौन सा किया है बेटा, ए बी पी, और दूसरा कौन सा लिया है, ए डैश बी डैश पी, ये ट्राइंगल लिया है। तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है ए बी, इसकी हाइट कितनी है ए डैश बी डैश। तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश बराबर होगा इसका बेस पी बी और इसका बेस पी बी डैश। तो हम इस प्रकार से भुजाओं का अगर अनुपात लिखें तो हम ऐसे लिख पाएंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसका बेस कितना है पी बी डैश, तो इसका बेस हो गया पी बी डैश डिवाइड बाय इसका बेस हो जाएगा पी बी, इसका बेस हो जाएगा पी बी डैश डिवाइड बाय हो जाएगा इसका बेस पी बी, इसका बेस हो जाएगा पी बी डैश, इसका बेस हो जाएगा पी बी। ओके, सही है एकदम। हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन, यस नो कुछ तो बोलो बच्चों, यस और नो, यस और नो, आसान था। ओके सर, तो सही इक्वेशन नंबर 2। अब तो हमें बस इक्वेशंस के साथ में खेलना है और कोई बड़ा काम नहीं है। और ये अवतल दर्पण है तो इसकी पॉलिश करना भूल गए थे, तो इसकी पॉलिश भी कर दो। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, दोनों के आरएचएस इक्वल है। देखो इक्वेशन दोनों के एलएचएस इक्वल है, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है और ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है। तो दोनों के एलएचएस बराबर है, तो दोनों के आरएचएस को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी के, ये बराबर हो जाएगा पी बी डैश अपॉन पी बी के। ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी के, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी। सही है, सही है, ओके। चलो अब कहानी सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको मैं अलग पेज पर लिखता हूं पहले, या ठीक है चलो। अब आप एक बार इधर आओ, बी डैश एफ को देखो ट्राइंगल के अंदर कहां पर है, ये रहा आपका बी डैश एफ। आपको नहीं लगता मैं बी डैश एफ को लिख सकता हूं पी बी डैश माइनस पी एफ, सोचो लिख सकते हैं ना सर, डिवीजन क्यों कर रहे हो, डिवाइड, बेटा ये पैटर्न होता है लिखने का। देखो बी डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। तो बी डैश एफ को क्या लिखा जा सकता है, बी डैश एफ को क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। चलो तो बी डैश एफ की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, डिवाइड बाय पी एफ बराबर पी बी डैश डिवाइड बाय पी बी, राइट। शानदार एकदम मस्त। चलो अब क्या तुम्हें कार्तीय चिन्ह परिपाटी अच्छे से याद है, सर बीच के चैप्टर बाकी हैं बेटा राधा, मैंने संडे गपशप में एक्सप्लेन किया था कि अभी हम सेकंड बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो फर्स्ट बुक के पहले वन शॉट देख लें, फिर हमारे साथ आ जाएं, फिर हम फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। अब संडे गपशप में आया करो सब बच्चे, वहां पे मैं सारी जानकारी देता हूँ आपको।
चलो, तो पी बी डैश माइनस पी एफ डिवाइड बाय पी एफ बराबर पी बी डैश बाय पी बी डैश। अब अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी को याद करते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आपको ये बताया गया था कि किरण की दिशा में सारी वैल्यू पॉजिटिव, किरण के विपरीत सारी वैल्यू नेगेटिव, और सारी दूरियां आपको पी से मापनी है। सारी दूरियां आपको पी से मापनी है ना। तो किरण की दिशा कौन सी है, अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, इसको देखते हैं। किरण की दिशा कौन सी है? किरण की दिशा ये वाली है। इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि किरण इस डायरेक्शन से आ रही है। किरण की अपोजिट सारी वैल्यू नेगेटिव, और सारी दूरियां मापनी कहां से? आपको पी से मापनी है। मतलब आपको फीता लेकर के कहां से भागना है? पी से चलना है। आपको जो भी पॉइंट की दूरी मापनी है, आपको कहां से मापना शुरू करना है? पी से मापना शुरू करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पीबी डैश, तो पीबी डैश क्या है, ध्यान से देखना। पीबी डैश है, इधर आओ, पी बी डैश, पी से शुरू करो, बी डैश तक जाओ। ए बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी होगी? पीबी डैश। तो पीबी डैश क्या है वास्तव में? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। अब आप सोच करके बताओ, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, देखते हैं। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा ध्रुव, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा ध्रुव। तो ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सारी दूरियां आपको पी से मापनी है। तो जब आप पी से बी डैश तक मापने जा रहे हो, तो आप पी से बी डैश तक ऐसे मापने जाओगे, तो ये डायरेक्शन तो नेगेटिव होगी। और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो यहां पर हमारा साइन क्या होगा? माइनस का वी होगा। बिल्कुल सही, कमेंट सेक्शन में सही आंसर आया है। तो हमारा जो साइन है वो माइनस का वी हो जाएगा। पी बी क्या है बताओ? पी बी क्या है? पी बी है बिंब की ध्रुव से दूरी। हेलो, हाँ जी बच्चों, तो कहां तक था? कहां तक वॉइस आ रही थी? यहां तक समझ में आ गया था कि अपन ने जो पीबी है वो बिंब की दूरी है। तो पीबी जो है वो बिंब की दूरी है, तो बिंब की दूरी नेगेटिव होगी, है ना, यू नेगेटिव होगा। ये समझ में आ गया था। पीएफ को समझा देता हूं। पीएफ क्या है? पीएफ बेटा फोकस दूरी है। ओके, तो फोकस दूरी क्या होता है? पी से लेके एफ तक जा रहे हैं अपन, सेल खत्म हो गए थे बेटा। तो पी से एफ तक जा रहे हैं, तो पी से एफ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नेगेटिव में जा रहे हैं। तो पी एफ आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी आपकी क्या होगी? माइनस का स्मॉल एफ। चलो, साइन के साथ पुट करना होता है। अब इन सब चीजों को साइन के साथ पुट कर दो। हेलो, कर देंगे? हाँ, वेरी गुड। तो चलो साइन के साथ पुट करते हैं। तो पी बी डैश की जगह माइनस का वी, पी एफ की जगह माइनस का एफ, पी एफ की जगह माइनस का एफ बराबर पी बी डैश माइनस का वी, पी बी माइनस का यू। इस तरीके से इस माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया
माइनस का v प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस का वी एफ। ऐसा हो गया, ये माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का f, ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस का f उधर गया तो माइनस का v इंटू एफ, ये आपके सामने बन गया। अब संपूर्ण इक्वेशन को यूवीएफ से भाग देने पर, है ना, अब ये इक्वेशन तो देख करके समझ में आ रही है, बस एक चीज हो गई छोटी सी, ये जो u है, एक मिनट रुको, एक अगला स्टेप लिखते हैं। ये हो गया माइनस का v प्लस का f, एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस का f बराबर यू बाई व्यू, तो अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बन रहा है वो लिख देते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है, माइनस का यूवी प्लस का यूएफ इज इक्वल टू माइनस का वी एफ। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब एक काम करते हैं, पूरे समीकरण को यूवीएफ से भाग लगा देते हैं, है ना, तो पूरे समीकरण को यूवीएफ से भाग देने पर, तो पूरे समीकरण को यूवीएफ से भाग देते हैं, है ना, तो माइनस का यूवी डिवाइड बाय यूवी एफ प्लस का यूएफ डिवाइड बाय यूवी एफ बराबर माइनस का वी एफ डिवाइड बाय यूवी एफ, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यूवी से यूवी कट गया, ये हो गया माइनस का 1/f प्लस यूएफ से यूएफ कट गया, ये हो गया 1/v बराबर वी एफ से वी एफ कट गया माइनस का 1/u। शानदार। अब कुछ नहीं करना बेटा, माइनस के 1/u को इधर ले आओ, माइनस के 1/f को उधर भेज दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1/v प्लस 1/u, और 1/f उधर चला जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कैसा दिख रहा है, 1/f के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बोलिए साहब कैसा लगा। ठीक है सर, बिहार बोर्ड में मिला सिलेबस ओनली 35% ही पूरा हुआ है, तो मैं बोर्ड की तैयारी कैसे करूँ, तो बोर्ड में 6 महीने है ना बेटा, अभी 7 महीने हैं, 2 महीने में 35% पूरा हो गया, तो अगले 2 महीने में 70% हो जाएगा, अगले 2 महीने में 100% हो जाएगा, तो 4 महीने में सिलेबस हो तो जाएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा। क्या बेसिक कैलकुलेशन खुद ही कर ले भाई, गधा कहीं का। चलो ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब दो बातों का ध्यान रखना इन इक्वेशंस को लगाते वक्त, आशीष का कैप्सूल ले लो इन दो इक्वेशंस के लिए। क्या कैप्सूल है, पहला कैप्सूल, जब इन इक्वेशंस को लगाओ, जब इन इक्वेशंस को लगाओ तो वैल्यू साइन के साथ पुट करना है, चिन्ह के साथ रखना, पहली चीज। दूसरा, यू वी एफ की यूनिट सेम रखना। ये कैप्सूल ही अपनी भाषा में होते हैं। जब इन अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में एक बात का ध्यान रखना कि वैल्यू आपको साइन के साथ पुट करना है, वैल्यू चिन्ह के साथ पुट करना है। दूसरा, यूवीएफ की यूनिट जो है वो आपको सेम रखनी है। ठीक है, यूवीएफ की यूनिट जो है वो आपको सेम रखनी है, बस ये दो बातें अगर आपके दिमाग में रहती हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, लिखो हैशटैग मक्खन समझ आ गया तो जल्दी से, समझ आ गया तो हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट फास्ट। समझ आ गया तो हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन, हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन।
चलो अब आ जाए, एक चीज और देखते हैं। अब अपन को समझना है एक इंपॉर्टेंट चीज को, जिसका नाम है आवर्धन, जिसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो हेडिंग लगाओ आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसी को वापस ले लो। आपके सामने एक इक्वेशन है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी, है ना। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश ए बी बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है ना। आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, सिंपल। तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय बिंब की ऊंचाई। मतलब ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन तो मैंने आपके सामने बनाई थी। आपको एग्जाम में आएगा तो सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसी डायग्राम चल रहा है सब कुछ। अब यहां पर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ये तो मानते हो। अब ये मत बोलना कि सर हमको ये बात नहीं पता है कि साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। राइट को अगर आपने प्लस माना है तो लेफ्ट आपका माइनस है, टॉप आपका प्लस है और बॉटम आपका माइनस है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ए बी किसके बराबर होगा? ए बी ऊपर की तरफ है तो ए बी होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि प्लस में ऊपर की तरफ है। ए डैश बी डैश क्या है? नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइन। तो ये होगा माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है, माइनस होगा। तो जब अपन वैल्यूज पुट करने पे आएंगे तो ए डैश बी डैश का मान क्या होगा? माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ए बी का मान क्या होगा? प्लस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिंब की ऊंचाई। पी बी डैश क्या है? माइनस का वी। पी बी क्या है? माइनस का यू। तो सारी वैल्यूज साइन के साथ पुट करनी होती हैं गधों। डेरिवेशन कर रहे हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब वैल्यूज निकालने के बाद क्या आ रहा है वो तो अपन को देखना पड़ेगा ना, कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? ठीक है, फॉर्मूला क्या बन रहा है? विपिन विश्वकर्मा, आपके स्कूल में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अपन बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। डीएनए ब्लॉक को जितना भी समय हुआ है, 10 लेक्चर लगे हैं डीएनए ब्लॉक में, पर वो 10 लेक्चर इस तरीके के हुए हैं कि उससे सवाल बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरा काम आपके स्कूल के टीचर के साथ चलना नहीं है, मेरा काम है आपको आपके बोर्ड के लिए तैयार करना, और ये काम मैं पिछले 5 साल से बखूबी कर रहा हूँ, और 100 में 100 बच्चे नंबर यहाँ से लेकर के आ रहे हैं। तो फालतू कमेंट नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, आज के बाद स्कूल के टीचर से कंपेयर मत करना इधर। तो हाइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश क्या है आपका? माइनस का एच आई, क्योंकि नीचे की तरफ है। ए बी क्या है? ऊपर प्लस का एच यू। पी बी डैश आपका माइनस का वी हो गया, और जो आपका पी बी है वो माइनस का यू हो गया। अब यहां से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन के साथ, इधर तो माइनस में हट जाएगा तो वी बाई यू हो गया। यहां से देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन उधर भेज दो, कितना आ गया? माइनस का वी बाई यू। तो एम किसके बराबर होता है? एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ के। देखो यहां से ये माइनस वहां चला जाएगा, ये माइनस माइनस हट गया। तो इसका मतलब जो आवर्धन एम है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस का वी बाय यू। तो इसलिए दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का वी बाय यू होता है। ठीक है, दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का वी बाय यू होता है। ये 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है, यहां भी आपको ये चीज समझाई जा रही है ना। 10th क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जाता है और यहां भी आपको ये बात समझाई जा रही है।
अब मैं आपको आवर्धन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से उनको समझना। आशीष सर का कैप्सूल ये बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, ध्यान से देखना इसकी तरफ। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस का v बाई यू। ये समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया। m का जो भी वैल्यू लिखा होगा आप उसके दो टुकड़े करोगे, एक आप चेक करोगे उसका साइन, और एक आप चेक करोगे उसकी वैल्यू। ध्यान से सुन लेना, ये कैप्सूल बहुत काम आता है। अगर आपका साइन पॉजिटिव आ गया, साइन में दो ऑप्शन आएंगे, या तो साइन पॉजिटिव आएगा या साइन नेगेटिव आएगा। अगर साइन पॉजिटिव आ जाता है, समझने की कोशिश करना, अगर साइन पॉजिटिव आता है मतलब आप माइनस का v अपॉन यू को सॉल्व कर रहे हो, और माइनस के v अपॉन यू को सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो पॉजिटिव निकल करके आ रही है। और एक बात यह है कि वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव निकल करके आ रही है। दो ही चांस होते हैं, या तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव निकल करके आएगी, अभी करेंगे अपन सवाल तो आप समझेंगे, या तो वैल्यू पॉजिटिव निकल करके आएगी या वैल्यू नेगेटिव निकल करके आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव निकल करके आ रही है, अगर वैल्यू नेगेटिव निकल करके आ रही है तो समझ जाना प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है? और वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल करके आ रही है, वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल करके आ रही है तो समझ जाना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। बस ये आवर्धन के बारे में दर्पण में आपको दिमाग में रखना है। ये बहुत बड़ा कैप्सूल है। जब आप वैल्यू को चेक करने जाओगे, अगर वैल्यू 1 आएगी, या वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, या वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अगर वैल्यू 1 आती है तो 1 कब आ सकता है? जब एच आई और एच ओ आपस में बराबर हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो, मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो किसके आकार के बराबर है? बिंब के आकार के बराबर है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से क्या है? बड़ा है। ठीक है? हाइट ऑफ इमेज लेस देन 1 आती है, मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है। ये इसका सेंस निकल के आता है ना, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है बेटा। ऐसे तो आपको m की वैल्यूज को दो हिस्सों में तोड़ना है, आपको m की वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ना है और दो हिस्सों में तोड़ करके चेक करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनसे आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे m का मान आ गया मान लो पॉजिटिव का 1, m का मान आ गया माइनस का 1, m का मान आ गया प्लस का 0.5, m का मान आ गया माइनस का 0.5, m का मान हो गया प्लस का 3, m का मान लो आ गया माइनस का 3। कैसे जज करेंगे? चेक कर लो फटाफट से, अच्छे सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर। साइन चेक करो पहले, साइन पॉजिटिव है और वैल्यू 1 है, दोनों को अलग अलग कर दिया करो। साइन पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ये इसका मतलब है। ठीक? मान -1 है, -1 को कैसे तोड़ोगे? माइनस को अलग देखो, 1 को अलग देखो। माइनस का मतलब क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। 1 का मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। प्लस का 0.05, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस को अलग करो, 0.5 को अलग करो। प्लस का मतलब हुआ आभासी और सीधा। 0.5 1 से छोटा होता है, तो m जो है 1 से छोटा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब प्रतिबिंब छोटे आकार का है। ऐसे माइनस का 1.5, माइनस का मतलब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, मतलब माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा है। 0.5 के साथ जज करो, 0.5 का मतलब है आवर्धन 1 से कम है, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है आपकी छोटी होगी।
ठीक है, डन, सही है। सर एग्जाम में कैसे लिखा होता है? एग्जाम में अलग टाइप का आएगा बेटा, एग्जाम में अलग टाइप का आएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं आता, एग्जाम अलग टाइप का आता है। ठीक है, ओके, चलो। प्लस का 3, प्लस का मतलब क्या है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। 3 का मतलब क्या है? एक से बड़ा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। -3 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? वास्तविक और उल्टा है। और 3 का मतलब क्या है? एम का मान एक से बड़ा है, तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसलिए पहले साइन को अलग करना है ना, साइन को अलग करना है और उसको अलग करना है, इस तरीके से पढ़ना है। पहले साइन को अलग करना है, वैल्यू को अलग करना है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल से आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो, अब अपन एक एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। और तो अपन बाहर का न्यूमेरिकल क्यों लगाएं, अपन एनसीईआरटी का ही अपना एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, चलो। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, दर्पण कैसा है? अवतल, अवतल दर्पण। एक बात का ध्यान रख सकते हो, अवतल दर्पण में किरण इधर से आएगी, तो ये वैल्यू इस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, है ना, और इस तरफ वाली डायरेक्शन जो है, इस तरफ वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो इसमें आर का मान हमेशा पी से चेक होगा इस तरफ के लिए, तो आर हमेशा नेगेटिव आएगा, एफ हमेशा नेगेटिव आएगा। तो वक्रता त्रिज्या आर कितनी होगी? -15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी कितनी हुई? -7.5 सेंटीमीटर। सही बात है, फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है। अब दर्पण से जो आपका बिंब रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब समझते हो? वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि वो फोकस और सी के बीच में रखा हुआ है, ये रहा। तो यू का मान कितना होगा? पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से देखने आएंगे तो नेगेटिव में होगा बेटा, हाँ। यू का मान हुआ -10। एक केस में -10 लेना है, एक में 5 लेना है, तो -10 लेकर के मैं कराता हूं, फिर आप 5 का लेके खुद से ट्राई कर लेना। आपको प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बताना है, तो पहले प्रतिबिंब का अपन दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से हमें प्रतिबिंब के बारे में काफी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। दर्पण सूत्र आपको आज ही पढ़ाया गया है, देखिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। साइन के साथ पुट करेंगे तो 1/v। यू का मान कितना है? -10। एफ का मान कितना है? -7.5। चलिए, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 1/7.5 प्लस का 1/10। क्या इस प्रकार का नहीं हो जाएगा? हेलो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वैसे बता दो, नहीं है तो बात खत्म। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो, तो 1/v बराबर कितना हो गया? माइनस का 10.75 प्लस 1/10। अब एलसीएम लो और एलसीएम लेकर के खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, निकालो मान v का कितना आ रहा है।
सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। 1/v बराबर माइनस का 10/75 प्लस 1/10। करो सॉल्व, कितना आता है, करो सॉल्व। 750 एलसीएम, ऊपर आ गया माइनस का 100, 10, 75। तो 1/v बराबर आ गया माइनस का 25 डिवाइड बाय 750। घुमा दो तो v बराबर, इसको घुमाना पड़ेगा ना, इधर भी घुमाना पड़ेगा, इधर भी घुमाना पड़ेगा। तो 750 डिवाइड बाय माइनस का 25, तो v बराबर कितना आ गया, माइनस का 30। कितना आ गया v, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब सोचो, बात भी सही है, अगर प्रतिबिंब c और f के बीच में हुआ, बिंब c और f के बीच में हुआ, तो प्रतिबिंब c से परे बनता है। तो प्रतिबिंब c से परे बनता है मतलब c से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। तो 15 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, माइनस का 30, और माइनस का मतलब है लेफ्ट में बनेगा। दूसरी बात, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v बाई यू। तो माइनस v का मान कितना आ रहा है, माइनस का 30, साइन के साथ पुट करना है। यू का मान कितना है, माइनस का 10, साइन के साथ पुट करना है, हर बार अपन को साइन के साथ पुट करना है। इससे ये गया, एक माइनस रह गया, माइनस का 3। तो आवर्धन कितना आ रहा है, माइनस का 3। क्या मैंने आपको पढ़ाया था आवर्धन को पढ़ने का तरीका? माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, चेक करो, माइनस का मतलब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। क्या प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है वास्तव में? हाँ सर, हमें पता तो है, समांतर किरण जाएगी, फोकस से गुजरेगी, जो सी से जाएगी वो वापस आ जाएगी। प्रतिबिंब तो वास्तव में बन ही रहा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक भी है और उल्टा भी है, सही बात है। बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है? सर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यह आपने थ्योरी में लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो 3 का जो मान है वो 1 से बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो लॉजिकली जो आपने सीखा वही चीज निकल करके आ गई। जो लॉजिकली आपने समझा, 2 दिन से आप समझ रहे थे, वही निकल करके आ गया। क्या बोल रहा है बच्चा? सर मजे की बात यह है कि मेरे क्लास की मैम आपसे केमिस्ट्री देख स्कूल में पढ़ाती हैं। आज मैंने उनके आज लेक्चर लिखा हुआ देखा और उनको पूछा, पर उन्होंने हाँ कहा। ठीक है, अच्छी बात है, ओके गुड, नाइस। चलो ठीक है फिर। तो ये m बराबर -3 कैसे हुआ समझ आ गया, और ये v का मान कैसे आया, क्लियर है। अब ये दूसरा सवाल तुम लोग अपने से करोगे खुद, 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर वाला सवाल जो है ये खुद से तुम करोगे, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। ये खुद करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। डन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। v का मान कैलकुलेट करना, और v का मान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इसे 5 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब पता है क्या हो गया, ये फोकस और उसके बीच में रखेगा। ये सवाल मैं आके कल वापस कराऊंगा। 5 सेंटीमीटर बोला है, तो फोकस कितनी दूरी पर है इसका, 7.5 पे, ये 5 पे रख रहा है। तो अगर ये 5 पे रख रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकता हूं कि v का मान तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, और m का जो मान है तुम्हारा, m का मान भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो बड़ी बनेगी और दर्पण किस तरफ बनेगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया था, यहाँ पे वैल्यू m की पॉजिटिव आएगी। अब ये चीज तुम करना और मुझे कमेंट करके बताना। लेस देन 1 नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनता है, तो आएगा तो m का मान पॉजिटिव और 1 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव और 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको फील किया जा सकता है, जिसके क्वेश्चंस को भी काफी हद तक फील किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि तुम रेगुलरली क्लास में आते रहो, रेगुलरली तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। तो अब तुमको इसका पार्ट 2 सॉल्व करना है। कल आपका परावर्तन समाप्त हो जाएगा, और कल से हम लोग अपवर्तन जो है उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। कल जहां तक है आपके जो फर्स्ट चैप्टर था उसका मेगा वन शॉट का पार्ट 2 होगा 5 बजे। तो कल मेगा वन शॉट का पार्ट 2 है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, नमस्कार।